एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं। आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे ढंग से चल रही है और आपका रिवीजन भी बहुत अच्छे ढंग से चल रहा है, क्योंकि पेपर जो है हमारा कॉमर्स का वो आ रहा है 17 अक्टूबर को। ठीक है, तो आपके पास अभी भी टाइम है, तो जल्दी से जो भी हमारे कॉन्सेप्ट बच के हैं उनको हम कवर करने की कोशिश करेंगे, वो भी कैसे, एमसीक्यूज़ की फॉर्म में। ठीक है, तो ये हमारा 100 मार्केटिंग एमसीक्यूज़ की सीरीज़ का पार्ट 3 है, जिसमें कि हम 100 एमसीक्यूज़ को डिस्कस करने वाले हैं, नॉट इन वन वीडियो। ठीक है, एक वीडियो में नहीं, हम इसमें अलग अलग वीडियोस, 10 वीडियोस में ये 100 मार्केटिंग एमसीक्यूज़ की सीरीज़ कंप्लीट हो जाएगी। डेली 10-10 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे और विद एक्सप्लेनेशन। ठीक है जी, विद एक्सप्लेनेशन। विद एक्सप्लेनेशन का मतलब है कि एक क्वेश्चन में अगर 4 ऑप्शन दिए हैं तो जो राइट ऑप्शन है उसका भी आपको एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा, और जो 3 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए उनका भी आपको एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। उससे होगा ये कि आपके कॉन्सेप्ट जो है वो अच्छे ढंग से क्लियर हो जाएंगे, और जो कॉन्सेप्ट आपने पढ़े नहीं हैं कभी, ठीक है, वो भी आपको पता चल जाएंगे। और अगर आप चाहें तो आप कॉपी में उनको नोट डाउन भी कर सकते हैं कॉन्सेप्ट को। उससे क्या है, आपके कॉन्सेप्ट बिल्डिंग हो जाएगी। ठीक है, और ये भी आपको आइडिया हो जाएगा कि पेपर में क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं, कौन से कॉन्सेप्ट जो है वो पेपर में इंपॉर्टेंट है और जिन कॉन्सेप्ट को आपको पढ़ना ज़रूरी है। ठीक है जी, क्योंकि इसमें क्या है कि मार्केटिंग के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं उनको भी इसमें इंक्लूड किया गया है, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो आपको अच्छा लगता है तो उसे लाइक भी कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। और आपको वीडियो के एंड में क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए दिया गया है, तो उसका आंसर आपने मुझे कमेंट करके बताना है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं जी। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, गुड्स परचेज्ड बाय इंडिविजुअल फॉर देयर ओन पर्सनल यूज rather than for business or industrial use is called। ठीक है, कि कोई इंडिविजुअल गुड्स को परचेज कर रहा है, क्यों? अपने पर्सनल यूज़ के लिए, रैदर दैन किसके अलावा, बिजनेस या इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए नहीं, अपने पर्सनल यूज़ के लिए। तो उसको क्या बोलते हैं? उसको कन्वीनियंस गुड्स बोलते हैं, कैपिटल गुड्स बोलते हैं, कंज्यूमर गुड्स बोलते हैं, या नन ऑफ दिस। अगर तो आपने ये कॉन्सेप्ट पहले पढ़े हैं तब तो आंखें बंद करके इसका आंसर हमें एकदम से सीधा सीधा साफ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी। बट अगर आपने ये कॉन्सेप्ट पहले नहीं पढ़ा है तो नो प्रॉब्लम, ये कॉन्सेप्ट हम अभी पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो जिन्होंने पढ़ा है उनका भी रिवीजन हो जाएगा। देखिए, तो कन्वीनियंस गुड्स कौन से होते हैं? तो कन्वीनियंस गुड्स वो हैं जिन्हें कंज्यूमर जो है वो किस लिए बाय करते हैं, बिना कोई ज़्यादा एफर्ट डाले, मतलब उनको ईजीली उन्हें बाय कर सकते हैं। उनको बाय करने के लिए कोई उनको ज़्यादा एफर्ट्स नहीं लगाने पड़ते। ठीक है, कन्वीनियंस का मतलब, कन्वीनियंस जो वर्ड है वो ही खुद में उसका ही मतलब इजी है, जो कि आपको खरीदने में इजी हो, वो गुड्स होते हैं कन्वीनियंस गुड्स। तो दीज इंक्लूड्स न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, मोस्ट ग्रोसरी आइटम्स एंड पेट्रोल। ठीक है, तो हम न्यूज़पेपर खरीदने के लिए ज़्यादा एफर्ट्स करते हैं, ज़्यादा सोचते समझते हैं नहीं, जो हमें राइट लगता है। ठीक है, मैगजीन खरीद रहे हैं, कोई ग्रोसरी, कोई पेट्रोल खरीद रहे हैं, उसके लिए क्या सोचना है? तो ये होते हैं कन्वीनियंस गुड्स। उसके बाद आ जाते हैं कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स क्या है? दैट इज़ फिजिकल एसेट। तो यहीं पे खेल खत्म हो जा रहा है कि कैपिटल गुड्स कौन से होते हैं? फिजिकल एसेट्स। ठीक है, जिन्हें की कंपनी क्यों यूज़ करती हैं? प्रोडक्शन प्रोसेस में, किसी प्रोडक्ट या सर्विसेज को मैन्युफैक्चर करने की प्रोडक्शन जो प्रोसेस होती है उसमें इन कैपिटल गुड्स को यूज़ किया जाता है, जिन्हें कि कंज्यूमर बाद में खरीदते हैं। ठीक, कैपिटल गुड्स इंक्लूड बिल्डिंग्स, मशीनरी, इक्विपमेंट, व्हीकल्स एंड टूल्स। तो इसमें किस चीज़ को इंक्लूड किया जाता है? बिल्डिंग मशीनरी। बेसिकली क्या है? ये फिजिकल एसेट्स, जिन एसेट्स को हम देख सकते हैं, छू सकते हैं। ठीक है, ये फिक्स्ड एसेट या फिजिकल एसेट्स को हम बोलते हैं कैपिटल गुड्स। तो ये होगी हमारी कैपिटल गुड्स, जो कि इसका राइट आंसर नहीं था। तो इसका राइट आंसर था कंज्यूमर गुड्स। कंज्यूमर गुड्स कौन से होते हैं? दैट आर प्रोडक्ट्स बॉट फॉर कंजप्शन बाय द एवरेज कंज्यूमर्स। ठीक है, जिन्हें क्यों खरीदा जाता है? कंज्यूमर के द्वारा खुद की कंजप्शन के लिए, खुद उपयोग करने के लिए, खुद उनका उपभोग करते हैं, वो खुद उनको यूज़ करते हैं, कंजम्पशन करते हैं, तो उसके लिए खरीदे जाते हैं कंज्यूमर गुड्स को। अल्टरनेटिवली कॉल्ड फाइनल गुड्स या कंज्यूमर गुड्स। तो इन्हें फाइनल गुड्स या कंज्यूमर गुड्स भी कहा जाता है। तो इसमें किसे लिया जाता है? क्लोथिंग, फूड्स, ज्वेलरी, ये सब क्या है? कंज्यूमर गुड्स के एग्जाम्पल हैं, जिन्हें कि हम खुद के यूज़ के लिए कंज्यूमर खरीदते हैं, ना कि बिजनेस यूज़ के लिए। ठीक जी, उसके बाद आ गया सेकंड क्वेश्चन है, डैश प्लेसेस द कस्टमर एट बिगिनिंग एज वेल एज द एंड ऑफ द बिजनेस साइकिल, बी ब्राइट इट्स प्रेजेंट पॉलिसी शुड बी कंटिन्यूड। ठीक है, तो कस्टमर जो है वो बिगिनिंग और एज वेल एज एंडिंग, बिजनेस साइकिल के एंडिंग में भी प्लेस होते हैं। ठीक है, तो इट्स प्रेजेंट पॉलिसी शुड बी कंटिन्यूड। अब
क्या चीज़ बताती है कि इसकी प्रेजेंट पॉलिसीज़ इतनी सही हैं कि जिन्हें हम क्या है कंटिन्यू कर सकते हैं आगे के लिए भी, ठीक है। यानी कि आप किसी चीज़ के बारे में क्या है पता लगा रहे हो ना, अपनी पॉलिसीज़ के बारे में आप गैस लगा रहे हो, उनका पहले से उनको एक्सेस कर रहे हो, तभी आपको पता लग रहा है कि हमारी पॉलिसी जो है वो हम उनको कंटिन्यू कर सकते हैं। तो इसका ऑप्शन है पहला डायग्नोसिस। डायग्नोसिस से आपको ये पता चल सकता है। दूसरा है प्रोग्नोसिस। प्रोग्नोसिस से पता लगता है। स्ट्रैटेजी से या नन ऑफ दिस। अगर आपको आंसर पता है तो वीडियो को पॉज कीजिए, कमेंट कर दीजिए अपना आंसर, और अगर आपको पता नहीं है तो आपको पहले इनके सारे कॉन्सेप्ट आपको मैं बता देती हूँ। देखिए, तो पहला था बिजनेस डायग्नोसिस। तो बिजनेस डायग्नोसिस किस चीज़ की प्रोसेस है? वर्किंग बैकवर्ड, ठीक है, वर्किंग बैकवर्ड टू आइडेंटिफाई रीजंस फॉर अनसेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस बाय मेकिंग द अप्रोप्रिएट लिंक्स विद कॉज एंड इफेक्ट्स। यानी कि आपने क्या है वर्किंग बैकवर्ड, आप जो आपकी बिजनेस की अनसेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस है, आपने उस चीज़ को जानने के लिए आपने उन रीज़न को आइडेंटिफाई करना है कि क्या कारण है और उसका इफेक्ट क्या पड़ रहा है। वो कारण और इफेक्ट, ठीक है, कॉज एंड इफेक्ट के रिलेशनशिप का पता लगाने के लिए आप क्या करते हो? बिजनेस डायग्नोसिस, उसकी प्रोसेस को बोला जाता है बिजनेस डायग्नोसिस। दिस इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाई द सिम्टम्स और कॉज टू द प्रॉब्लम, ठीक है, किसी प्रॉब्लम का क्या सिम्टम है या उसका क्या कॉज है, इस चीज़ का पता लगाने की जो प्रोसेस है दैट इज बिजनेस डायग्नोसिस। तो ये तो उसका आंसर नहीं है। उसका बात है प्रोग्नोसिस। दिस इज द राइट आंसर। प्रोग्नोसिस क्या चीज़ है? प्रोग्नोसिस असेसमेंट और प्रेडिक्शन। क्या आप प्रेडिक्शन कर रहे हो, आप पूर्वानुमान लगा रहे हो इन द सेंस ऑफ बेस्ट एजुकेटेड गैस। आप बेस्ट गैस लगा रहे हो, बेस्ट एजुकेटेड गैस लगा रहे हो क्या? ऑफ द फ्यूचर कॉज ऑफ द डेवलपमेंट आउटकम और प्रोग्रेस ऑफ द कंडीशन और फिनोमिना बेस्ड ऑन द केयरफुल डायग्नोसिस ऑफ दिस केस। मतलब आप असेसमेंट कर रहे हो, आप एक गैस लगा रहे हो कि क्या है कि जो हमारी जो इस टाइम की जो हमारी प्रेजेंट पॉलिसीज़ हैं उनको ही हम आगे क्या है फर्दर कंटिन्यू कर सकते हैं फ्यूचर कॉज डेवलपमेंट के लिए, आउटकम्स के लिए, प्रोग्रेस के लिए, ठीक है। तो इसको क्या बोला जाता है? प्रोग्नोसिस। अगर ये कॉन्सेप्ट आपके लिए नया है तो प्लीज़ इसको राइट डाउन कर लीजिए। लास्ट था मार्केटिंग स्ट्रेटजी। तो स्ट्रेटजी क्या चीज़ है? हम सभी को पता है कि हमारे जो गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए लॉन्ग टर्म के लिए जो हम लोग क्या है लॉन्ग टर्म के लिए फॉरवर्ड लुकिंग अप्रोच है एंड ओवरऑल गेम प्लान फॉर ऑर्गेनाइजेशन। जो भी गेम प्लान है पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए यानी बिजनेस के लिए, फंडामेंटल गोल्स अचीविंग सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज बाय अंडरस्टैंडिंग द नीड्स एंड वांट्स ऑफ कस्टमर। कस्टमर की नीड्स और वांट्स को पूरा करने के लिए जो भी हम लॉन्ग टर्म के लिए प्लानिंग करते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए स्ट्रेटजी बनाते हैं जिससे हम अपने गोल्स या ऑब्जेक्टिव्स को पूरा कर सकते हैं, साथ में कस्टमर की नीड्स और वांट्स को भी पूरा करें, ठीक है, दैट इज स्ट्रेटजी। तो इसका राइट आंसर क्या था? प्रोग्नोसिस, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, प्रोग्नोसिस, ठीक। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। डैश सजेस्ट हाउ टू यूज द कंपनी स्ट्रेटजीज टू अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव। अब क्या चीज़ बताती है आपको कि क्या है कि कंपनी सजेस्ट हाउ टू यूज द कंपनी स्ट्रेटजीज, क्या चीज़ बताती है कि आपने कंपनी की स्ट्रेटजीज को कैसे यूज़ करना है, ठीक है, तो उसके ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए क्या बताती है? टैक्टिक्स बताती है, प्रोग्राम्स बताते हैं, शेड्यूल बताते हैं, या नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर आपको पता है तो कमेंट कर दीजिए, और इसका राइट आंसर है टैक्टिक्स, ठीक है। टैक्टिक्स क्या है? शॉर्ट टर्म के लिए बनाए जाते हैं, ठीक है। स्ट्रैटेजी और टैक्टिक्स सेम टाइप्स ही माने जाते हैं, बस जो स्ट्रैटेजी है वो लॉन्ग टर्म के लिए बनाई जाती है और टैक्टिक्स जो है वो शॉर्ट टर्म के लिए बनाए जाते हैं, कि आपने कैसे स्ट्रैटेजीज़ को अपनी जो यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है ताकि आप अपने ऑब्जेक्टिव्स को पूरा कर सको, ठीक। उसके बाद 4th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग का कौन सा पार्ट नहीं है? पर्पसेस एंड मिशन है शायद, ऑब्जेक्टिव्स पता नहीं, चॉइसेस ऑफ बिजनेस या सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपको अगर राइट आंसर पता है तो बता दीजिए। राइट आंसर है इसका ऑब्जेक्टिव्स। तो जो हमारी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग है उसमें ऑब्जेक्टिव्स को नहीं लिया जाता, पर्पस को लिया जाता है, मिशन को लिया जाता है, बिजनेस कुछ की चॉइसेस को देखा जाता है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी देखा जाता है, बट ऑब्जेक्टिव्स को इसमें नहीं लिया जाता। दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, ठीक है। उसके बाद 5th क्वेश्चन, द स्ट्रेटेजी ऑफ इंट्रोड्यूसिंग अ प्रोडक्ट विद हाई इंट्रोडक्टरी प्राइस इज कॉल्ड। अब जब आप न्यू प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस कर रहे हो तो इंट्रोडक्टरी प्राइस ही उसका काफ़ी हाई रखा है। जब मार्केट में आपने किसी अपने नए प्रोडक्ट को उतारा तो उसी टाइम पे उसका प्राइस बहुत ज़्यादा हाई है, तो इस चीज़ को कौन सी स्ट्रेटजी कहा जाता है? ठीक है, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की स्ट्रेटजी है, दैट इज पेनिट्रेशन स्ट्रेटजी, स्किमिंग स्ट्रेटजी, पुल स्ट्रेटजी या पुश स्ट्रेटजी, ठीक है।
तो जो भी आपको ABCD में जो भी राइट आंसर लगता है आप उसे कमेंट कर दीजिए। और इसका राइट आंसर बताने से पहले इसके कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। इसका राइट आंसर तो है हमारा स्किमिंग स्ट्रेटजी। तो पहले पेनिट्रेशन प्राइसिंग क्या होता है? तो पेनिट्रेशन प्राइसिंग में क्या होता है? दैट इज स्ट्रेटजी वेयर द प्राइसेस ऑफ प्रोडक्ट इज इनिशियली सेट लो टू रैपिडली reach a wide fraction of the market and initiate word of mouth. The strategy works on the expectation that consumers will switch to the new brand because of the lower price. ठीक है, तो पेनिट्रेशन प्राइसिंग जो स्ट्रेटजी है उसमें प्रोडक्ट को इनिशियली उसके प्राइसेस को लो रखा जाता है, उनकी कीमतों को कम रखा जाता है ताकि हम क्या है मार्केट के उस फ्रैक्शन तक पहुंच पाएँ। ठीक है, मतलब लो प्राइस पे हम मार्केट के स्मॉल से स्मॉल हिस्से तक भी पहुंच पाएँ, क्योंकि उससे क्या होगा कि मैक्सिमम कस्टमर्स जो हैं वो न्यू ब्रांड की तरफ लोअर प्राइस के कारण स्विच कर जाएंगे, जो किसी और प्रोडक्ट को भी खरीद रहे थे बट उसके लो प्राइस होने की वजह से वो नए प्रोडक्ट को ज़रूर खरीदेंगे। दैट इज़ पेनिट्रेशन प्राइसिंग। ठीक जी। उसके बाद आ जाता है प्राइस स्कीमिंग। प्राइस स्कीमिंग कौन सी स्ट्रेटजी है? इन विच द मार्केटर सेट्स रिलेटिवली हाई इनिशियल प्राइसेस फॉर द प्रोडक्ट और सर्विसेज एट फर्स्ट। ठीक है, तो स्टार्टिंग में ही अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज के इनिशियल प्राइस को इतना हाई रखते हैं, ठीक है, देन लोअर्स द प्राइस ओवर टाइम, और बाद में उसके प्राइसेस को कम कर देते हैं। इट इज़ द टेम्पोरल वर्जन ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का टेम्परल वर्जन है ये। ठीक है, यानी कि स्टार्टिंग में जब आप अपने न्यू प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च कर रहे हो तभी उस प्रोडक्ट की वैल्यू जो है वो उसकी कीमत बहुत ज़्यादा रखी जाएगी, और बाद में धीरे धीरे जब समय के बीत जाने के साथ आप उसके प्राइसेस को कम कर देते हैं। फॉर एग्जांपल जब मार्केट में नया फ़ोन लॉन्च होता है तो स्टार्टिंग में उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, तो ये फ़ोन कंपनीज किस स्ट्रैटेजी को फॉलो करती हैं? प्राइस स्कीमिंग। ठीक है, स्टार्टिंग में मतलब जैसे बोलते हैं ना प्राइस स्कीमिंग, कि मार्केट में से आपने मलाई पहले ही निकाल ली, फिर बाद में आप उसके प्राइसेस को लो कर देते हो। आई होप आपको ये कंसेप्ट भी समझ में आ गया है। अब पुल मार्केटिंग स्ट्रैटेजी क्या होता है? जो इसको ऑल्सो पुल प्रमोशनल स्ट्रैटेजी भी बोलते हैं। ठीक है, इस स्ट्रैटेजी में क्या होता है कि फर्म एम्स टू इंक्रीज द डिमांड फॉर इट्स प्रोडक्ट्स। अपने प्रोडक्ट्स की डिमांड को इंक्रीज करने के लिए, ठीक है, उसको इंक्रीज करने के लिए फर्म एम करती है, उसका यही मेन मकसद होता है। तो प्रोडक्ट कॉस्ट इंक्लूड डायरेक्ट मटेरियल। ठीक है, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट भी इसमें इंक्लूड होती है, डायरेक्ट लेबर, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, या ठीक है, तो इस चीज़ को क्या बोला जाता है? एंड ड्रॉ पुल कंज्यूमर्स टू द प्रोडक्ट। आप अपने कंज्यूमर को खींच के ले आते हो उस प्रोडक्ट की तरफ। दैट इज पुल मार्केटिंग स्ट्रेटजी। उसके बाद पुश मार्केटिंग स्ट्रेटजी क्या होता है? दैट इज इट इज़ अ स्ट्रेटजी फोकस्ड ऑन पुशिंग प्रोडक्ट्स टू अ स्पेसिफिक ऑडियंस। आप अपने प्रोडक्ट्स को किसी स्पेसिफिक ऑडियंस की तरफ पुश कर रहे हो, उस तरफ आप उसको धकेल रहे हो। ठीक है, पुश मार्केटिंग स्ट्रेटजी। द गोल इज टू ब्रिंग व्हाट यू ऑफर टू द कस्टमर्स इन योर मार्केटिंग। अब इसका गोल होता है कि आप अपने कस्टमर को क्या ऑफर कर रहे हो अपनी मार्केटिंग में। ठीक जी, आप वही उसको पुश करेंगे, आप उसी को धकेलेंगे। ठीक है, सोशल मीडिया चैनल्स आर कंसिडर टू बी पुश सोर्सेज बिकॉज दे ग्रेट फॉर लॉन्चिंग न्यू और निश प्रोडक्ट। ठीक है, इसमें सोशल मीडिया सबसे बड़ा इसका क्या है एग्जाम्पल है, जिसमें पुश मार्केटिंग को फॉलो किया जाता है कि न्यू प्रोडक्ट्स जो है आप उसको लॉन्च कर रहे हो तो ईजिली आप उसका ग्रेट सोर्स जो है वो सोशल मीडिया है। दिस इज अ मेथड इन विच कंपनी पुट्स इट्स एफर्ट्स इनटू परसुएडिंग स्टोर्स टू सेल इट्स प्रोडक्ट्स एंड देन डिपेंड्स ऑन द स्टोर्स टू क्रिएट कस्टमर मार्केट फॉर देम। ठीक है, तो इसमें क्या किया जाता है कि स्टोर्स के ऊपर अपने प्रोडक्ट्स को बेचा जाता है स्टार्टिंगली, ताकि स्टोर्स ही क्या है उसके कस्टमर को, उसकी मार्केट को बनाएंगे। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल पतंजलि है तो पतंजलि का माल पतंजलि के स्टोर्स में ही मिलेगा। ठीक है, पतंजलि की जो गुड्स हैं वो पतंजलि के स्टोर्स में मिलेंगी, तो जो भी मार्केट बनेगी वो कहाँ से बनेगी? पतंजलि की उस शॉप से। ठीक है, दैट इज पुश मार्केटिंग स्ट्रेटजी। उसके बाद 6th क्वेश्चन है, इन द फर्स्ट स्टेज ऑफ न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस द कंपनी डिटरमाइंस विच मार्केट इट वांट्स टू एंटर, दिस इज नोन एज। ठीक है, जब आप न्यू प्रोडक्ट को डेवलप कर रहे हो उस प्रोसेस में सबसे पहले कंपनी ये डिसाइड करती है कि कौन सी मार्केट में उसको एंटर करना चाहिए, कौन सी मार्केट वो एंटर करना चाहती है। इस चीज़ को क्या बोला जाता है? अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफिकेशन, टेस्टिंग, इंट्रोडक्शन या लाइफ साइकिल मैनेजमेंट। ठीक है, तो टेस्टिंग तो इसे नहीं बोला जाता। टेस्टिंग का मतलब तो ये हुआ ना कि जब आपने उसको प्रोडक्ट को सच में मार्केट में लॉन्च कर दिया, उसके बाद आप टेस्ट कर रहे हैं कि उसका कैसा रिस्पॉन्स है, तो वो तो नहीं होगा। इंट्रोडक्शन का मतलब है कि आपने सच में उसको इंट्रोड्यूस ही कर दिया, तो ये भी नहीं होगा। लाइफ साइकिल मैनेजमेंट भी इसका एग्जाम्पल नहीं, तो ये तीनों तो डायरेक्ट एलिमिनेट हो गए। तो बचा कौन सा? अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफिकेशन। तो न्यू प्रोडक्ट प्रोसेस में जब आप किसी अपने नए प्रोडक्ट को लॉन्च करने से पहले आप ये सोचते हो कि कौन सी मार्केट में एंटर किया जाए, तो इस चीज़ को बोलते हैं अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, यानी कि आप जब
आप मान रहे हो कि मुझे न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करना है, न्यू प्रोडक्ट को बना रहे हो आप, तो आपने सबसे पहले माइंड में, आपके दिमाग में यही चीज़ आती है कि कौन से फील्ड में अपॉर्चुनिटी है, जिस चीज़ को हम बनाना चाह रहे हैं तो कौन सी फील्ड में उस चीज़ की अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, अभी क्या है कि फॉर एग्जाम्पल अगर आप पबजी और फ्री फायर के टाइम पे आप बोलोगे कि हम वीडियो गेम्स को बनाएंगे, तब ये क्या है, आपका डिसीजन सही नहीं होगा। ठीक है, आप यानी कि आपको ये पता लगाना चाहिए कि आप कौन सी मार्केट में एंटर करने वाले हैं। दैट इज़ क्या हुआ, अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफिकेशन। तो इसका जो प्रोसेस है वो भी यहाँ पे बताया है, दैट इज़ आइडिया जनरेशन, या फिर उसी को ही बोला जाता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ अपॉर्चुनिटी। 6 क्वेश्चन है, इन द फर्स्ट स्टेज ऑफ न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट, सॉरी ये इसी का है 6 क्वेश्चन जो मैंने आपको बता दिया, अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफिकेशन। 7th क्वेश्चन है, ऑफ द फॉलोइंग द स्टेटमेंट दैट बेस्ट एक्सप्रेसेस द बेसिक आइडिया बिहाइंड द मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट का बेसिक आइडिया क्या है, ठीक है, वो कौन बताता है, प्रोड्यूस द बेस्ट पॉसिबल प्रोडक्ट। ठीक है, बेस्ट पॉसिबल प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करना, प्रोड्यूस द चीपेस्ट पॉसिबल, आप सबसे सस्ता प्रोडक्ट प्रोड्यूस करिए, ट्राई टू रिड्यूस द कॉस्ट, आप अपनी कॉस्ट को रिड्यूस करने की कोशिश करेंगे, ये कीप द कंज्यूमर फोरमोस्ट इन माइंड। ठीक है, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट में सबसे पहले क्या बताया जाता है कि कंज्यूमर को ही आपने अपने माइंड में रखना है, तो राइट आंसर क्या है, कीप द कंज्यूमर फोरमोस्ट इन माइंड। 8th क्वेश्चन है, द मार्केटिंग कॉन्सेप्ट इज द कस्टमर ओरिएंटेशन बैक्ड बाय इंटीग्रेटेड मार्केटिंग aimed at generating customer satisfaction as the key satisfying organizational goal. Who said it? ठीक है, कि मार्केटिंग कंसेप्ट में कस्टमर ओरिएंटेशन जो है वो ज़रूरी है, कस्टमर को ध्यान में रखना है, एट जनरेटिंग कस्टमर सेटिस्फैक्शन एज द की सेटिस्फाइंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को सेटिस्फाई करने के साथ साथ क्या है, कस्टमर को भी सेटिस्फैक्शन की ज़रूरी है। तो ये किसने कहा है, पी केटलर, कोटलर, एलजी पीटर या फिर नन ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर है पी केटलर। उसके बाद 9th क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग एलिमेंट्स इन मार्केटिंग। ठीक है, मार्केटिंग के ऑर्डर में आपने इसको अरेंज करना है, करेक्ट ऑर्डर में। सबसे पहले प्लानिंग, स्ट्रेटजी, टैक्टिक्स या रिसर्च। सबसे पहले क्या किया जाता है, तो सबसे पहले क्या किया जाता है, रिसर्च की जाती है। किसी भी चीज़ मार्केटिंग के लिए सबसे पहले रिसर्च करेंगे, रिसर्च के बाद हम स्ट्रेटजी बनाएंगे, स्ट्रेटजी बनाने के बाद प्लानिंग की जाएगी और प्लानिंग के बाद टैक्टिक्स को किया जाता है। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर बी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जो कि मैंने आपको करेक्ट कोड बता दिया है। 10th क्वेश्चन है, ट्रेडिशनल मार्केटिंग फोकस ऑन डैश व्हाइल टुडेज मार्केटर्स मस्ट फोकस ऑन डैश एज द एंड रिजल्ट ऑफ सक्सेसफुल मार्केटिंग स्ट्रेटजी। ट्रेडिशनल मार्केटिंग किस चीज़ के ऊपर फोकस करती थी, ट्रांजैक्शन के ऊपर, एंड टुडेज मार्केटर्स मस्ट फोकस ऑन रिलेशनशिप। आज के किसके ऊपर फोकस करते हैं, रिलेशनशिप के ऊपर, तभी वो है सक्सेसफुल मार्केटिंग स्ट्रेटजी, उसका रिजल्ट होता है, तभी वो सक्सेसफुल मार्केटिंग स्ट्रेटजी बना सकते हैं। ठीक है, रिलेशनशिप का पहले सिर्फ ट्रांजैक्शन के ऊपर ध्यान दिया जाता था कि सिर्फ ट्रांजैक्शन करनी है, बट अब रिलेशनशिप भी मेंटेन किए जाते हैं। तो रिलेशनशिप का क्या है, मार्केटिंग के ऊपर भी काफ़ी इफेक्ट पड़ता है। जितने अच्छे आज के ज़माने में आपके रिलेशनशिप होंगे, उतनी ही आपकी मार्केटिंग जो है वो आपकी स्ट्रेटजी सक्सेसफुल मानी जाएगी। ये आपके लिए प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स इफेक्ट द चॉइस ऑफ चैनल डिस्ट्रीब्यूशन। आपने चैनल डिस्ट्रीब्यूशन की चॉइस करनी है, तो उसके लिए कौन से फैक्टर को ध्यान में रखना है, मैन्युफैक्चर के साइज को, दूसरे डिज़ायर टू कंट्रोल द चैनल, थर्ड है पेरिशेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट, वेट ऑफ प्रोडक्ट या नंबर ऑफ कस्टमर्स। तो इसके कोड दिए गए हैं, या तो दूसरा सही है, 4th एंड 5th सही है, 3rd या 4th सही थे, या इनमें से कोई भी सही नहीं है। तो जो भी आपको राइट आंसर लगता है, आप अपने कमेंट में अपने आंसर को कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। और वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और ऑल्सो मुझे टेलीग्राम के ऊपर भी ज्वाइन कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।